अगर हम एक पल के लिए एक बहुत ही भारी स्थिति की कल्पना करें, जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा है। सबसे ज्यादा प्रेशर वाला पल। बिल्कुल, आखिरी ओवर है, हार एकदम सामने खड़ी दिख रही है। ऐसे समय में मानव शरीर और जो हमारा दिमाग है, उसका प्राकृतिक तंत्र चीख चीख कर कहता है कि भाई घबराओ, पैनिक करो। हाँ, बायोलॉजिकली तो यही होता है। हाँ, जीव विज्ञान के अनुसार ऐसे भारी दबाव में दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन मैदान के बीचों बीच खड़ा एक इंसान बिल्कुल शांत है। मतलब मानो उसके लिए समय धीमा हो गया हो। और वो न केवल स्थिति को संभालता है, बल्कि मैच का रुख ही पलट देता है। एग्जैक्टली। और आज हम जिस विषय पर इतनी गहराई से बात करने वाले हैं वो यही है। हम आज एक बेहद खास दस्तावेज का विश्लेषण कर रहे हैं, जिसे द्वादश शक्ति सीरीज कहा जाता है। ये बहुत ही दिलचस्प सीरीज है। हाँ, और हमारा फोकस इसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर है, शक्ति नंबर 6, रेजिलियंस, यानी मानसिक दृढ़ता। हमारा मिशन आज यह समझना है कि जब पूरी दुनिया रुकने के लिए कहे, तो दिमाग के भीतर वो कौन सा स्विच है जिसे ऑन करके कुछ लोग इतिहास रच देते हैं। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। मैं एक बात से शुरुआत करना चाहूंगा। इस पूरी रिसर्च में जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि हम अक्सर मानसिक दृढ़ता को कोई जादुई शक्ति मान लेते हैं। मतलब जैसे कुछ लोग पैदा ही टफ होते हैं। बिल्कुल, हमें लगता है कि वे किसी खास मिट्टी के बने हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान हमें साफ बताता है कि ये कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है। अच्छा? ये असल में एक कॉग्निटिव रिस्पॉन्स है, मतलब सोचने और प्रतिक्रिया देने का एक ऐसा तरीका जिसे कोई भी इंसान ट्रेन कर सकता है। तो ये कोई जन्म का वरदान नहीं है, बल्कि एक सीखी जाने वाली कला है। हाँ बिल्कुल, ये मुख्य रूप से 3 गहरी सच्चाइयों का एक समन्वय है। गिरकर फिर उठना, मुश्किल में शांत रहना और हार को एक सीख में बदल देना। लेकिन इस साइंस में गहराई तक जाने से पहले ना, मुझे लगता है कि उस सबसे बड़े मिथक को तोड़ना जरूरी है जो हमारे समाज में रेजिलियंस को लेकर फैला हुआ है। आप उस टफनेस वाले मिथक की बात कर रही हैं? हाँ, वही। ज्यादातर लोगों को लगता है कि टफ होने का मतलब है दर्द को महसूस ही न करना, जैसे अपनी भावनाओं को बस एक डिब्बे में बंद किया, उस पर ताला लगा दिया और दुनिया के सामने एकदम पत्थर बन गए। और मनोवैज्ञानिक भाषा में उसे इमोशनल सप्रेशन कहते हैं, भावनाओं को दबाना। और सच कहूं तो ये रेजिलियंस का बिल्कुल उल्टा है। उल्टा कैसे? मतलब रोना या दर्द दिखाना तो कमजोरी माना जाता है ना? यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। जब कोई अपनी भावनाओं को दबाता है तो वे खत्म थोड़ी होती हैं, वे बस हमारे अवचेतन मन में स्टोर होती रहती हैं, एक टाइम बॉम्ब की तरह। एग्जैक्टली। और फिर बाद में किसी बहुत बड़े ब्रेकडाउन या डिप्रेशन के रूप में बाहर आती हैं। स्रोत सामग्री में यह बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि दर्द से भागना मानसिक दृढ़ता नहीं है। तो फिर असली दृढ़ता है क्या? असली दृढ़ता है उस दर्द को पूरी तरह से स्वीकार करना, ये मानना कि हाँ मुझे चोट लगी है, और फिर वहां से अपनी खुद की ग्रोथ पर फोकस करना। हाँ, और इस अदृश्य ग्रोथ को समझाने के लिए जो बांस के पेड़ यानी बैम्बू ट्री का उदाहरण हमारी रिसर्च में है, वो मुझे बहुत ही अद्भुत लगा। हाँ, वो बांस की कहानी तो कमाल की है। होता क्या है कि जब एक बांस का बीज बोया जाता है तो पहले 5 पूरे वर्षों तक जमीन के ऊपर कोई हलचल नहीं दिखती। मतलब कोई पत्ता नहीं, कोई टहनी नहीं। बाहर से देखने वाले को तो यही लगेगा कि बीज खराब हो गया है। बिल्कुल, और कई लोग तो हार मानकर उसे पानी देना ही बंद कर देते हैं। और वहीं पर सारा खेल होता है असल में। उन 5 सालों में वो बांस का पेड़ जमीन के नीचे एक बहुत ही विशाल और मजबूत रूट सिस्टम बना रहा होता है। हाँ, अपनी जड़ों का जाल बिछा रहा होता है। हाँ, वो खुद को उस भारी ऊंचाई और हवा के थपेओं के लिए तैयार कर रहा होता है जो भविष्य में आने वाले हैं। क्योंकि अगर वो बिना जड़ें मजबूत किए तेजी से ऊपर बढ़ जाए तो पहली आंधी में उखड़ जाएगा। बिल्कुल सही कहा। और फिर जो लोग धैर्य रखते हैं वे देखते हैं कि 6ठे साल में वो बांस केवल 6 हफ्तों के भीतर 80 फीट ऊंचा हो जाता है। बाप रे, 6 हफ्ते में 80 फीट? ये तो बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह है। मतलब स्प्रिंग जब बहुत ज्यादा दबाव में होता है तो वो केवल उस वजन को सह नहीं रहा होता, वो एनर्जी स्टोर कर रहा होता है। हाँ, वो उस दबाव की काइनेटिक एनर्जी को अपने भीतर समेट रहा होता है। जब वो दबाव हटता है तो स्प्रिंग अपनी सामान्य स्थिति से कहीं ज्यादा तेजी से उछलता है। इंसान की ग्रोथ भी वैसी ही है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। जब कोई टूट रहा होता है तब असल में उसकी जड़ें गहरी हो रही होती हैं। अब एक अहम सवाल पर आते हैं। अगर जड़ें हमारी नींव हैं तो मानव मन की यह दृढ़ता किन स्तंभों पर खड़ी है?
दस्तावेज में इसके 3 मुख्य पिलर्स की बात की गई है। हाँ, और इसमें जो पहला है स्ट्रेस मास्टरी, इसे थोड़ा रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई ऑफिस में बैठा है और उसके बॉस का एक बहुत ही पैसिव अग्रेसिव ताने मारने वाला ईमेल आता है। ये तो बहुत आम बात है। हाँ, और पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही होती है कि उसी वक्त एक गुस्से भरा रिप्लाई टाइप करके सेंड कर दिया जाए। और उस वक्त दिमाग में जो चल रहा होता है ना, उसे न्यूरोसाइंस में एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। एमिगडाला हाईजैक, ये क्या होता है? एमिगडाला हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो खतरे को भांपता है। जैसे ही वो ईमेल आता है, दिमाग उसे एक जंगली जानवर के हमले की तरह देखता है। अच्छा, मतलब दिमाग को ईमेल और शेर में फर्क नहीं पता? बिल्कुल नहीं, वो तुरंत फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। हाँ। ऐसे में जो पहला पिलर है स्ट्रेस मास्टरी, वो हमें सिखाता है कि स्थिति को भावना से नहीं बल्कि तर्क से देखना है। इसके लिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही असरदार तकनीक दी गई है, 5 सेकंड का नियम। रिएक्ट करने से पहले केवल 5 सेकंड का पॉज लेना। मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। ये 5 सेकंड वाला नियम सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या किसी वास्तविक संकट के समय ये खतरनाक नहीं हो सकता? आप किस तरह के संकट की बात कर रही हैं? जैसे मान लीजिए कोई भारी इमरजेंसी है, आग लगी है, या शेयर मार्केट में अचानक भारी नुकसान हो रहा है, तो क्या वहां 5 सेकंड रुकना और रिस्पॉन्ड करने के लिए सोचने बैठ जाना नुकसानदायक नहीं होगा? वहां तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए ना। ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यहां उस 5 सेकंड के पीछे के विज्ञान को समझना होगा। 5 सेकंड रुकने का मतलब काम को टालना या हाथ पे हाथ रखकर बैठना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? जब एमिगडाला हाईजैक होता है, तो दिमाग के सोचने समझने वाले हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तक खून का प्रवाह कम हो जाता है। ओह, मतलब लॉजिकल दिमाग शटडाउन हो जाता है। हाँ, वे 5 सेकंड का पॉज दरअसल उस खून को वापस आपके लॉजिकल ब्रेन में पहुंचने का समय देता है। घबराहट की जो पट्टी है वो आंखों से हटती है। अच्छा, तो ये एक्शन को रोकने के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये इसलिए है ताकि इसके बाद जो भी डिसाइसिव एक्शन लिया जाए वो डर के मारे लिया गया कोई मूर्खतापूर्ण फैसला ना हो, बल्कि एक सोची समझी रणनीति हो। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। मतलब ये एक्शन की क्वालिटी को सुधारने के लिए एक बायोलॉजिकल रीसेट बटन है। एकदम सही। अब अगर हम इसके आगे बढ़ें तो एक बार जब पैनिक कंट्रोल हो गया तो अगली चीज आती है टिके रहना। हमारी रिसर्च का जो तीसरा पिलर है, परसिस्टेंस यानी निरंतरता। हाँ, और दूसरा पिलर इमोशनल स्टेबिलिटी भी इसी से जुड़ा है, जहां हम रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं। बिल्कुल। और परसिस्टेंस के लिए इसमें एक चींटी का उदाहरण दिया गया है जो बार बार दीवार से गिरती है और फिर चढ़ती है। बचपन में सबने सुनी है ये कहानी। लेकिन अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचें तो एक ही दीवार पर बार बार सिर मारना तो बेवकूफ़ी भी हो सकती है। लोग तो फ्रस्ट्रेट होकर हार मान लेते हैं। और मनोविज्ञान में इसी हार मान लेने की प्रवृत्ति को लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहा जाता है। लर्न्ड हेल्पलेसनेस। हाँ, जब कोई बार बार असफल होता है तो उसका दिमाग ये मान लेता है कि अब कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है, भले ही परिस्थिति बदल गई हो। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। बहुत खतरनाक। लेकिन एक रेजिलिएंट माइंडसेट वाले व्यक्ति और एक आम व्यक्ति में यही फर्क है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि एक ही काम को बार बार एक ही तरीके से करना और अलग नतीजों की उम्मीद करना पागलपन है। तो फिर चींटी का उदाहरण क्या सिखाता है? चींटी का उदाहरण केवल बिना रुके चलने के बारे में नहीं है, ये लक्ष्य को ना छोड़ने के बारे में है। अगर एक रास्ता काम नहीं कर रहा तो परसिस्टेंस का मतलब है नई रणनीति बनाना, रास्ता बदलना, लेकिन मंजिल की तरफ बढ़ते रहना। और सफलता का जो फॉर्मूला दस्तावेज में है कि सक्सेस बराबर परसिस्टेंस प्लस पेशेंस, वो इसी अडिग इरादे की बात करता है। बिल्कुल। ये थियोरी तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन जब जिंदगी असल में परीक्षा लेती है तो ये पिलर्स कैसे काम करते हैं? थियोरी को प्रैक्टिस में लाना ही तो असली खेल है। हाँ, स्रोत सामग्री में जिन असल जिंदगी के नायकों का जिक्र है, अगर हम उनके नजरिए से देखें तो ये साइंस एकदम जीवंत हो उठती है। महेंद्र सिंह धोनी का उदाहरण ही ले लीजिए। क्या बात है, धोनी का नाम आते ही तो माइंडसेट खुद ब खुद सामने आ जाता है। एक रेलवे टिकट कलेक्टर के रूप में खड़गपुर स्टेशन पर ड्यूटी करना और फिर वहां से विश्व कप जीतने वाले कप्तान तक का सफर। ये सिर्फ कड़ी मेहनत की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में स्ट्रेस मास्टरी का सबसे बड़ा केस स्टडी है। जब उन्हें शुरुआती रिलेक्शंस मिले या जब वे भारी दबाव वाले मैचों में खेलते थे तो उन्होंने अपने दिमाग को उसी लॉजिकल जोन में रखा जिसकी हमने अभी बात की। मतलब वो एमिगडाला को हाईजैक नहीं होने देते थे। एग्जैक्टली। उन्होंने स्थिति को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा। वो ये नहीं सोचते थे कि मुझे अगले 10 ओवर में क्या करना है। उनका फोकस सिर्फ अगली गेंद पर होता था।
और उनका वो मंत्र शांत दिमाग सबसे बड़ी ताकत है, ये साबित करता है कि उन्होंने भावनाओं को फैसलों पर हावी नहीं होने दिया। बिल्कुल सही। और अगर हम दूसरे पिलर यानी इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करें, तो मुझे लगता है नेल्सन मंडेला से बड़ा उदाहरण खोजना असंभव है। 27 साल जेल में बिताना, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 27 साल एक छोटी सी जेल की कोठरी में मनोवैज्ञानिक रूप से इतने लंबे समय तक कैद में रहना किसी भी इंसान को पागल कर देने या अंदर से पूरी तरह कड़वा बना देने के लिए काफी है। कोई भी आम इंसान बाहर आने पर सबसे पहले खून खराबे या बदला लेने की ही सोचता। हाँ, गुस्सा आना तो बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मंडेला ने अपने दिमाग में उस पूरी स्थिति को रीफ्रेम कर दिया था। हाँ, उन्होंने अपने जेल के वार्डन और गार्ड्स को दुश्मन के रूप में नहीं देखा, बल्कि ऐसे लोगों के रूप में देखा जिन्हें उन्हें अपनी शांति और एकता के विजन के लिए जीतना था। बाप रे, इतना बड़ा माइंड शिफ्ट। सोचिए, उन्होंने 27 साल तक हर दिन अपनी भावनाओं को रिएक्ट करने से रोका और एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए रिस्पॉन्ड किया। उनका ये विश्वास कि जब तक काम पूरा नहीं होता वो असंभव ही लगता है, ये दिखाता है कि कैसे एक रेजिलिएंट इंसान अपनी वास्तविकता खुद गढ़ता है। और यही निरंतरता या परसिस्टेंस की जो हम बात कर रहे थे, वो हमें अमिताभ बच्चन की कहानी में भी दिखती है। ओह, अमिताभ बच्चन की कहानी तो किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। बिल्कुल। दस्तावेज में उनके जीवन के 4 चरण बताए गए हैं। सबसे पहले तो ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्शन, वो भी ये कहकर कि उनकी आवाज बहुत भारी है। और वही आवाज बाद में उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी। हाँ, फिर शुरुआती फिल्मों का लाइन से फ्लॉप होना। और सबसे भयानक चरण तो वो था जब उनकी अपनी कंपनी ABCL दिवालिया हो गई। उस उम्र में जब कोई एक सुपरस्टार रह चुका हो, तब करोड़ों के कर्ज में डूबना, ये केवल एक आर्थिक संकट नहीं होता, ये अहंकार पर सबसे बड़ी चोट होती है। बिल्कुल, ईगो के लिए मौत जैसा है। और उस स्तर पर आकर टीवी होस्ट बनना, मतलब कौन बनेगा करोड़पति करना, उस समय के हिसाब से बॉलीवुड के टॉप स्टार के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था। कई लोगों की नजर में तो ये एक डिमोशन था। लेकिन उन्होंने अपना ईगो किनारे रखा और लगातार प्रयास किया। उन्होंने साबित किया कि असफलता एक टेम्परेरी स्टेट यानी अस्थायी स्थिति है। हार तो तब तय होती है जब कोई खुद उसे अंतिम मान ले। अगर हम इन तीनों कहानियों के पीछे के मनोविज्ञान को एक साथ जोड़े ना, तो एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न उभर कर सामने आता है। कैसा पैटर्न? चाहे धोनी हो, मंडेला हो या बच्चन साहब, इन सब ने बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपनी आंतरिक कहानी, अपने माइंडसेट को बदला। माइंडसेट का ही सारा खेल है। हाँ, जो लोग दबाव में टूट जाते हैं वे अक्सर विक्टिम माइंडसेट या पीड़ित मानसिकता के शिकार होते हैं। मतलब उनका दिमाग हर मुसीबत पर यही सवाल पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एग्जैक्टली। और ये सवाल इंसान से उसका सारा कंट्रोल छीन लेता है और उसे बिल्कुल बेबस बना देता है। इसके बिल्कुल विपरीत है रेजिलिएंट माइंडसेट। हाँ, वहाँ सवाल पूरी तरह से बदल जाता है। इंसान पूछता है कि ये स्थिति मुझे क्या सिखा रही है, या मैं यहाँ से क्या वैल्यू निकाल सकता हूँ। बस ये एक छोटा सा मानसिक बदलाव इंसान को बेबस से शक्तिशाली बना देता है। और इसे ही हमारी शोध सामग्री में एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया गया है, द गोल्डन रूल, यानी दर्द को अपनी ताकत में बदलना। दर्द से भागने के बजाय उसे अपना कोच मान लेना। बिल्कुल, जैसे एक साधारण कोयले को हीरा बनने के लिए खुद को भारी दबाव और घर्षण से गुजारना ही पड़ता है ना, वैसे ही मानसिक दृढ़ता भी बिना संघर्ष के नहीं आ सकती। दर्द जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, वो तो आएगा ही, आना तय है। लेकिन उस दर्द को अपनी कहानी का अंत बनाना है या अपनी अगली बड़ी छलांग का लॉन्च पैड, ये पूरी तरह हमारी मानसिकता पर निर्भर है। देखिए, ये सब सुनने में तो बहुत ही मोटिवेशनल लगता है, लेकिन असली चुनौती तब आती है जब हम सुबह उठते हैं और असल जिंदगी की समस्याओं से टकराते हैं। हाँ, बातों को जिंदगी में उतारना सबसे मुश्किल है। क्योंकि रेजिलियंस कोई बटन तो है नहीं जिससे दबाया और हम मजबूत हो गए। ये एक रोजमर्रा का अभ्यास है। दस्तावेज में इसे विकसित करने के लिए जो 4 अभ्यास बताए गए हैं, वो बहुत ही व्यवहारिक लगे मुझे। उनमें से पहला अभ्यास तो माइंडसेट की नींव है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हाँ, हम अक्सर खुद के सबसे क्रूर आलोचक होते हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो हम खुद को जो बातें कहते हैं, वैसी बातें हम शायद अपने किसी दुश्मन को भी ना कहें। बिल्कुल, इसकी जगह खुद से वैसे बात करना जैसे हम किसी बहुत अच्छे दोस्त को मुश्किल समय में सलाह देते हैं। और दूसरा अभ्यास भी हमारी कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग से जुड़ा है। समस्याओं को खतरा मानने के बजाय चैलेंज या अवसर की तरह देखना। जब भी कोई नई मुसीबत आए तो दिमाग को ये निर्देश देना कि ये एक पजल है जिसे सॉल्व करना है, न कि कोई दैत्य जो खा जाएगा। अब
इसमें जो तीसरा अभ्यास है छोटी जीत को सेलिब्रेट करना, इस पर मैं एक सवाल उठाना चाहूंगी। हाँ, पूछिए। बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि अगर हम हर छोटी छोटी प्रोग्रेस का जश्न मनाने लगें तो हम बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाएंगे, जिसे हम कॉम्प्लेसेंट होना कहते हैं। ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। क्या ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे सेलिब्रेशन हमें उस भूख और उस आग से दूर कर देंगे जो एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी होती है? मुझे पता था ये सवाल आएगा, लेकिन यहाँ हमें ब्रेन केमिस्ट्री को समझना होगा। छोटी जीत का जश्न मनाने का मतलब ये नहीं है कि आपने काम करना छोड़ दिया और पार्टी करने लगे। तो फिर इसका बायोलॉजिकल असर क्या होता है? न्यूरोबायोलॉजी के अनुसार जब हम अपनी किसी भी छोटी उपलब्धि को पहचानते हैं और स्वीकार करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। डोपामाइन? वो जो खुशी का हार्मोन होता है? ज्यादातर लोग उसे केवल खुशी का हार्मोन मानते हैं, लेकिन असल में ये मोटिवेशन और ड्राइव का मॉलिक्यूल है। अच्छा, मतलब ये वो केमिकल है जो हमें आगे बढ़ने के लिए उकसाता है। ठीक कहा। जब कोई एक बहुत लंबे और कठिन सफर पर होता है तो उसका शरीर और दिमाग थकने लगता है। वे छोटे छोटे डोपामाइन हिट्स उस इंजन में पेट्रोल की तरह काम करते हैं। ओहो। वे दिमाग को ये सिग्नल देते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं और इससे थकान का एहसास कम हो जाता है। बिना इस ईंधन के बीच में ही बर्नआउट होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसका मतलब छोटी जीत को सेलिब्रेट करना मंजिल पर रुकना नहीं है, बल्कि मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करना है। बिल्कुल। ये डोपामाइन वाला नजरिया पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल देता है। और अंततः तो जो चौथा अभ्यास है, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। हाँ, ये कोई एक रात का चमत्कार नहीं है। रोज थोड़ा थोड़ा लगातार प्रयास करना ही वो असली ताकत है जो बड़े बड़े पहाड़ों को हिला सकती है। इसके लिए स्रोत सामग्री में डेली प्रैक्टिस का एक बहुत ही शानदार रूटीन भी दिया गया है। रात को सोने से पहले वाला रूटीन? हाँ, रात को सोने से पहले खुद से एक ईमानदार बातचीत करना। खुद से पूछना कि आज जब चुनौती आई तो क्या मैंने एमिगडाला के कंट्रोल में आकर रिएक्ट किया, या मैंने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का इस्तेमाल करके रिस्पॉन्ड किया। और ये भी सोचना कि मैं अगली बार इस स्थिति को और बेहतर तरीके से कैसे संभाल सकती हूँ। इसके साथ ही अब चेतन मन की रीप्रोग्रामिंग के लिए दस्तावेज में 10 अफर्मेशंस यानी सकारात्मक कथन भी बताए गए हैं। जैसे कि मैं हर परिस्थिति में शांत रह सकती हूँ, या मैं अनस्टॉपेबल हूँ। ये बातें शुरुआत में अजीब लग सकती हैं। किसी को लग सकता है कि मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, बहुत ऑकवर्ड फील होता है शुरू में, लेकिन जब आप इन्हें लगातार दोहराते हैं तो आप असल में अपने दिमाग के न्यूरल पाथवेज को नया आकार दे रहे होते हैं। आप अपने दिमाग को मुश्किल समय में पैनिक करने के बजाय शांत रहने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो हमने देखा कि रेजिलियंस का मतलब भावनाओं को मारना नहीं है। बिल्कुल नहीं, एक लंबे सफर पर टिके रहना है। और सबसे बड़ी बात, ये विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलकर हर दर्द को अपना सबसे बड़ा टीचर बना लेना है। ये एक ऐसा टूल किट है जिसकी जरूरत आज की इस तेज और अनिश्चित दुनिया में हर किसी को है। क्योंकि जिंदगी कभी ना कभी तो बाउंसर फेंकेगी ही। बिल्कुल। और तब ये रोजमर्रा की आदतें ही तय करेंगी कि हम टूटकर बिखरेंगे या निखर कर बाहर आएंगे। और इसी बात पर आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करना चाहेंगे। हमने शुरुआत में कहा था कि दबाव में चीजें या तो टूटती हैं या हीरा बन जाती हैं। अब अगर हम सोचें कि आज कोई जिस सबसे बड़ी असफलता, जिस सबसे भारी तनाव या जिस दर्द से गुजर रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो असल में कोई सजा ना हो, बल्कि एक तैयारी हो, सबसे बड़ी जीत के लिए पड़ने वाली है। इस विचार के साथ आज हम विदा लेते हैं। उम्मीद है ये नजरिया अगले कदम को थोड़ा और मजबूत बनाएगा।